नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है संहिता लर्निंग एकेडमी में। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए वीडियोस को। हमारा मोटिव बहुत क्लियर है कि स्टूडेंट्स को जो कि यूजी में हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएट की तैयारी कर रहे हैं, उनको इजी वे में जो है संहिताओं की कॉर्ड्स, ट्रिक्स और श्लोक पढ़ने का मटेरियल प्रोवाइड करना। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो इसे आप जरूर सब्सक्राइब शेयर करें अपने व्हाट्सएप और फेसबुक अकाउंट पर। और बिना किसी देरी के अपन शुरू करते हैं। जैसा कि अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था हेमंत ऋतु तक। हेमंत ऋतु में अपन ने पढ़ा कि जो अग्नि है, जठराग्नि है, वो तेज हो जाती है क्योंकि शीत वायु का स्पर्श होता है। और इस समय अगर प्रमित आहार दिया जाएगा तो जो है जठराग्नि धातु क्षय कर देती है, जिससे कि वात प्रकोप हो जाता है। इसके बाद अपन ने वर्जनीय आहार विहार इसके लास्ट लेक्चर में पढ़ लिए हैं। अब शिशिर ऋतु के बारे में देखिए, चरक ने जो है शिशिर ऋतु चर्या का ज्यादा वर्णन नहीं किया। आप पढ़िए हेमंत शिशिरो तुल्यो, यानी जो चीजें हेमंत में किया गया है, जैसा हेमंत में होता है वैसा ही शिशिर में भी है। रोक्ष्यमादानजम शीतम मेघ मारुत वर्षजम, लेकिन रुक्षता जो है वो आदान काल होने से, आप ध्यान से देखेंगे तो शिशिर ऋतु तो नीचे नीचे थी जो अपनी सीक्वेंस थी उसमें, इसलिए शिशिर ऋतु जो है वो तो विसर्ग काल में आ रही थी। और जो हेमंत ऋतु विसर्ग काल में आ रही थी और शिशिर ऋतु वो आ रही है आदान काल में, इसलिए इसमें भी इसमें रुक्षता ज्यादा होती है। तो आपको दिमाग में पिक्चर बनानी है कि अधिक रुक्षता किसमें होती है, वो होती है शिशिर ऋतु में। और बारिश मेघ मारुत वर्षजम, ठंड के साथ साथ जो है थोड़ी बारिश भी होती है। फिर नीचे देखिए, तस्माद हेमंतिकः सर्वः शिशिरे विधिर्विष्यते, तभी विधि शिशिर ऋतु में हेमंत की करनी चाहिए। निवातम उष्णम त अधिकम शिशिरे ग्रहम आश्रय, लेकिन ठंड ज्यादा होने के कारण निवात और उष्ण ग्रह में ही रहना चाहिए। फिर देखिए आप इसके वर्जित आहार विहार, ये श्लोक देखिए, कटुतिक्त कषायनी वातलानी लघुनी च वर्जित अन्नपानानि शिशिरे शीतलानि च। देखिएगा आप इसे ध्यान से, तो इसकी लाइन जो है सेम टू सेम ही लगभग हेमंत ऋतु जैसी है, जो वर्जनीय आहार है। अब आपको आगे एग्जाम में कैसे इसको इस पे ग्रिप बनाना है, पकड़ बनानी है, पहले तो ये याद रखना है इसमें रसों से शुरू हो रही है लाइन। उसमें क्या था देखिए आप, पहले अपन उसकी देख लेते हैं एक बार। वर्जित अन्नपानानि वातलानि लघुनी च प्रवातम प्रमित आहारम। प्रमित आहार पे बहुत बड़ा डिस्कशन हुआ था लास्ट लेक्चर में, आप अच्छे से याद होगा आपको। और जो है अन्नपान, यहाँ रस कहीं भी नहीं है, यानी कि मधुरम मलुण कटुतिक्त कषाय कहीं भी नहीं। तो पहला डिफरेंशिएशन आपको याद रखना है, जहाँ रसों की लाइन है और वातज और लघु आहार का निषिद्ध किया गया है, वहां पर शिशिर ऋतु के वो वर्जनीय आहार है। तो ये आप, मैंने छोटा सा एक कोड लिख दिया, जहां भी रस की लाइन आ रही है वो कौन है, शिशिर ऋतु। पीछे क्या लिखा, वर्जित अन्नपानानि शिशिरे शीतलानि च, और शिशिर ऋतु में शीतल अन्नपान का निषेध किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं वसंत ऋतु। अब आप सीक्वेंस को फिर देखिएगा, शिशिर के बाद वसंत आ रहा है। वसंत में होता क्या है, पहले आप हिंदी में समझ लीजिए कि जो संचित कफ होता है वो सूर्य की ऊष्मा से प्रकोपित हो जाता है, पिघल जाता है। तो आप ये ध्यान रखना है कि वसंत में कौन से दोष का प्रकोप होता है, कफ दोष का। एक चीज ये याद रखनी है कि कफ का प्रकोप किसके कारण होता है, कफ के किसी गुण के कारण, वात के गुण के कारण, पित्त के गुण के कारण, या सूर्य की किरणों के कारण। तो याद रखना है सूर्य की किरणों के कारण। और ये जो कफ है, ऐसा मानना था कि जठराग्नि पर गिरता है और जठराग्नि मंद अग्नि पैदा कर देता है, जठराग्नि पर गिरता है, इसलिए उसको ठीक करने के लिए वमन आदि कार्य किए जाते हैं। तो ये सब सीक्वेंस है, लेकिन दिमाग में पिक्चर बननी चाहिए। शिशिर के बाद वसंत है, और जो है वसंत ऋतु के अंदर कफ दोष जो संचित था शीत ऋतु में, वो पिघल जाता है और सूर्य की किरणों से पिघलता है, कायग्नि को बाधित करता है, और जो है वमन आदि कार्य इस ऋतु में किए जाते हैं। तो फटाफट इसका श्लोक देखते हैं।
वसंते निचितः श्लेष्मा दिन कर्ताभिरीरितः, यानी कि दिन की जो किरणें हैं उनके कारण वसंत ऋतु में संचित हुआ कफ पिघल जाता है। काय अग्नि बाधते रोगांस तत्प्रकुरते बहुन, काय अग्नि को बाधित करके बहुत प्रकार के रोगों को उत्पन्न करता है। तस्माद वसंते कर्माणि वमन आदिनि कार्य, इसलिए वसंत ऋतु में वमन आदि कार्य किए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अपन को ध्यान रखना है। ये श्लोक की एक एक लाइन पूछी जाती है एग्जाम में। तो काय अग्नि बाधते रोगांस प्रकुरते बहुन कौन सी ऋतु है? वो है वसंत ऋतु। वमन आदि कार्य किसमें किए जाते हैं? वसंत ऋतु। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब वर्जनीय आहार विहार, ये लाइन याद होनी चाहिए। गुरु अम्ल स्निग्ध मधुरम दिवा शोकनम च वर्ज्य, सारी कफ वर्धक चीजें हैं। कफ ऑलरेडी प्रकोपित है, इसलिए स्निग्ध अम्ल, गुरु अम्ल स्निग्ध मधुरम दिवा शोकनम च वर्ज्य, ये याद ही करना चाहिए आपको। आगे चल के चिकित्सा स्थान में मैं आपको बताऊंगा इस लाइन को, इस लाइन जैसी लाइनें और कौन कौन सी हैं। तो इस श्लोक अपन को छोटा सा याद रखना है। अब चिकित्सा क्या करेंगे, यानी कि अपन को क्या क्या करना चाहिए, इस सेवन किस किस चीजों का करना चाहिए। तो एक दिमाग में पिक्चर आपके मैंने पहले बनाई कि कफ प्रकोपित है, इसलिए वो सब कार्य करेंगे जिससे कि कफ कम होता है। तो इनमें आपको याद रखना है व्यायाम, उद्वर्तन, कवल ग्रह, सुख अंबु का प्रयोग। सुख अंबु होता है गुनगुना, और उष्ण जल का प्रयोग कर रहे थे अपन हेमंत ऋतु में, आप देख लीजिएगा। शौच विधि, यानी सारे कार्यों में इसका प्रयोग करना है। शीलियत कुसुम आग में ही, कुसुम आग में कौन सी ऋतु है? फूल कौन सी ऋतु में आते हैं? वसंत ऋतु। चंदन अगरू, इन दोनों का प्रयोग किया गया। देखिए आप, चंदन ठंडा होता है इसलिए उसका प्रयोग अपन ग्रीष्म ऋतु में करेंगे, और अगरू गर्म था इसलिए उसका प्रयोग अपन ने हेमंत ऋतु में किया है। आगे देखते हैं। तो चंदन अगरू दोनों का प्रयोग वसंत ऋतु में। कौन से मास हैं ये थोड़ा बहुत दिमाग में होना चाहिए। शरम्भ, शश मास, लावक वगैरह हैं। और कौन सी मध्य पीनी है? निर्गद, सिधु, पिवेद, माधवी। तो आप इसमें देखिएगा, निर्गत शब्द का अर्थ होता है जो दोष उत्पन्न नहीं करे, जो किसी तरह की समस्या उत्पन्न नहीं करे। सिधु और माधवी। सिधु मधु किसमें थे? शुरू शुरू में पढ़ा हेमंत में। सिधु माधविक किसमें है? सिधु माधविक है वसंत में। ये दोनों याद रखिएगा, आगे एक और आएगा। और पीछे क्या लिखा? कानानाम च यौवनम, ये याद रख लेना। वसंते अनुभवेत श्रीणाम कानानाम च यौवनम, यानी कि जो सुंदर वन है उसमें अपन को जो है स्त्री का सेवन वसंत ऋतु में करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर छोटे छोटे से डिफरेंशिएशन अपन को याद रखना है कि कानानाम च यौवनम लाइन तो कहाँ है? वसंत ऋतु में है। और हेमंत ऋतु में क्या आ रहा था, आप देखिए ऊपर चल के। हेमंत ऋतु के परिवार, ये देखिए आप क्या लिखा हुआ है हेमंत ऋतु में कि प्रकामम च निषेवित मैथुनम। ये अपन को याद रखनी है बात। दोनों मतलब लगभग लगभग सेम है, लेकिन लाइनें अलग अलग, श्लोक अलग अलग ऋतुचर्या में है। यहाँ पर कुल मिला के याद रखना है कवल ग्रह। कवल देखिए आप, कफ का नाश करता है। सुख अंबु का प्रयोग करना है, चंदन अगरू का प्रयोग करना है, और सिधु और माधविक मध्य का प्रयोग करना है। काननम च योगनम वाली अपन को लाइन थोड़ी सी ध्यान रखनी है। और इसमें जो भी जौ और गेहूं यूज करते हैं, यानी कि ये पुराने यूज करने चाहिए, क्योंकि पुराना जो है कफनाशक होता है। नेक्स्ट देखते हैं ग्रीष्म ऋतुचर्या। ग्रीष्म में आपको पता है, एक नॉर्मल पिक्चर बनाओ पहले, कि गर्मी इतनी ज्यादा है कि सारा द्रव भाग जो है, द्रव अंश जो है वो सूर्य सोख लेता है अपने पास में। और जब सब कुछ आदमी में जलीय अंश की कमी हो रही है, इसलिए द्रव डाइट, लिक्विड डाइट लेनी चाहिए, मधुर डाइट लेनी चाहिए, स्निग्ध डाइट लेनी चाहिए। तो मधुर, शीत, द्रव, स्निग्ध, ये 3-4 शब्द आपके दिमाग में घूमने चाहिए। कौन से ऋतु है? और ग्रीष्म ऋतु है। सत्तु यानी कि मंथ का प्रयोग भी किसमें करना चाहिए? ग्रीष्म ऋतु में ही करना चाहिए। अब अपन पढ़ते हैं इसमें, मयूखे जगत स्नेहम ग्रीष्म पे पिए रवि ही, यानी कि सूर्य की किरण ने सारे संसार के स्नेह को रवि यानी सूर्य सोख लेता है। इसको इतना नहीं जोड़ देना, लेकिन पीछे देखिए, स्वादु शीतम द्रवम स्निग्धम अन्न पानम तथा हितम, ये याद रखना है आपको। याद आना चाहिए, द्रव शब्द से आप पकड़ लेना कि लिक्विड डाइट की बात कर रहा है, और लिक्विड और मीठी डाइट लेनी है। ऐसे याद रखिए, जैसे शरबत हो गया, तो अपन को किस ऋतु में लेना है? ग्रीष्म ऋतु में। नेक्स्ट देखिए, मंथ का प्रयोग
किसमें करते हैं? ग्रीष्म में। लास्ट लाइन याद कर लीजिएगा, शाली अन्न दूध और घी के साथ खाना चाहिए, या फिर ऐसे याद कर लीजिए कि अलग अलग इनको खा सकते हैं, लेकिन आप कुल मिला के याद कर लीजिए, शाली अन्न दूध और घी इनका सेवन। तो घृतम पयः सशल्यन्नम सशाल्यन्नम भजन ग्रीष्मे न सिद्धति, इम्पोर्टेंट है ये। फिर इसको खाने से क्या है, आदमी को ज्यादा कमजोरी महसूस नहीं होती, बल का नाश नहीं होता। अब क्या नहीं करना गर्म ऋतु में? एक तो देखिए, मद्य नहीं पीनी। अगर मद्य पीनी है तो बहुत सारा पानी मिलाकर पीना है। और जो उष्ण रस है जैसे कि लवण अमल कटु, इनका सेवन नहीं करना, व्यायाम का सेवन नहीं करना, और वैवाही यानी कि मैथुन का भी निषिद्ध कौन सी ऋतुओं में है? ग्रीष्म ऋतु। टिपिकल कोई भी कभी भी पूछेगा ना आपको, व्यायाम कौन सी ऋतु में नहीं करना चाहिए, तो इसमें नहीं करना चाहिए, ग्रीष्म में नहीं करना चाहिए। ठीक है, वैवाहिक किस में निषिद्ध है? तो ग्रीष्म ऋतु में निषिद्ध है। तो पढ़ते हैं अपन, ये श्लोक याद कर लीजिएगा अभी अच्छे से। मध्यम अल्पम न वा पेयम अथवा सुबहुदकम, मध्यम अल्प मात्रा में पीनी चाहिए, नहीं पीनी चाहिए, या फिर बहुत सारा उदक मिलाकर पीना चाहिए। लवण अम्ल कटु उष्णानि व्यायामम च अत्र वर्जे, लवण अम्ल कटु उष्ण रस निषिद्ध है यहाँ पर, और व्यायाम भी यहाँ पर निषिद्ध है। ये याद होना चाहिए आपको। आपको याद होगा तब आप मतलब इसको आगे पकड़ पाओगे कहीं पे। एक बार आप हिंदी में पढ़ के छोड़ दोगे तो आप आगे नहीं पकड़ पाओगे। और पिक्चर बहुत जरूरी है दिमाग में बनाना। और नींद आगे, ये कौन सी ऋतु को बोलते हैं? ये ग्रीष्म ऋतु को ही बोलते हैं। फिर देखिए, आप कोई और आचार्य भट्ट ने इसमें सेम लाइन लिख दी थोड़ी पलट पलट के, मध्यम न पेयम पेयम व स्वल्पम सुबहुवारी। एक बार मतलब समझ आ गया तो आप पकड़ लेंगे। ग्रीष्म ऋतु में करना क्या चाहिए? दिवा शीत ग्रहे निद्राम निशि चंद्रांशु शीतले, ये अच्छी लाइन है। दिन में तो शीत ग्रह में सोना चाहिए और रात्रि में खुले में सोना चाहिए। आप ऐसे याद करिए, गर्मी में दिन में तो सूरज होता है और रात को चांद होता है। तो दिन में तो जो है अपने ग्रह में, ठंडे ग्रह में अंदर जाकर सोना चाहिए। यानी क्या समझिए, आज के टाइम में एसी वाला रूम हो गया, कूलर वाला रूम हो गया। लेकिन रात को ये कह रहे हैं हवा चलती है, वहां पर खुली जगह पर सोना चाहिए। आगे और डिस्क्राइब कर देंगे। चंद्र अंशु शीतले, यानी जो चंद्र का अंश है, चंद्रमा की चांदनी जहां पड़ रही है वहां पर सोना चाहिए। लाइन बहुत अच्छी है, आई हुई एग्जाम में। पीछे देखिए, चंदन का प्रयोग करना चाहिए, अंग पर लेप लगाना चाहिए। ठीक है, एक पीछे शब्द देखिए, हमर्रे मस्तके। हमर्रे मस्तक होता है हवादार छत, खुली छत। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, हमर्रे मस्तक। कौन सी ऋतु से संबंधित है आपको मतलब समझ आएगा तो आप पकड़ सकते हो। और लास्ट, सेकंड लास्ट देखिए, पीछे पीछे सेकंड लाइन में मुक्तामणि का प्रयोग। मुक्तामणि दोनों ठंडी होती है, शीत वीर्य होती है। और बिल्कुल लास्ट में देखिए, निषेवित यानी निषिद्ध होता है। ग्रीष्म काले निषेवित मैथुनाद विरतो नरः, यानी कि जो सॉरी मैंने यहाँ मिस्टेक बोल दी, विरत मतलब जो है वो निवृत्त होता है, यानी ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ऐसा भी पूछ लेता है, डैश काले निषेवित मैथुनाद विरतो नरः, मैथुन से विरत यानी मैथुन का निषिद्ध कौन से ऋतु में है? ग्रीष्म ऋतु। तो अपन को फटाफट देखना है ग्रीष्म ऋतु में कौन कौन से काम है। नीदाग जो है इसी को बोलते हैं। अल्प मध्य वाली लाइन याद रखनी है दिमाग में। लवण अमल कटु रस हो गए, व्यायाम हो गया, वैवाही हो गया, ये सब तो निषिद्ध हो। अब आप ऐसे देखिए, शुरू के 3 ऋतु जहाँ बिल्कुल सूर्य बलवान था, उसके जस्ट अपोजिट नीचे वाली ऋतु शुरू हुई है। तो शुरू से वो जो 3 ऋतुओं से गुजर के उसमें आया है वो शरीर, इसलिए पहली लाइन लिखी है वर्षा ऋतु में, आदाने दुर्बले देहे पक्ता भवती दुर्बल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आपको याद ही करना चाहिए। आगे चल के पकड़ेंगे कैसे आप इसको। आदाने दुर्बले देहे, आदान काल से जो दुर्बल देह है उसकी पक्ता यानी जठराग्नि भी दुर्बल हो जाती है, पक्ता भवती दुर्बल। और पीछे देखिए इसमें कौन से दोष प्रकोप होते हैं, तो क्या लिखा, वर्षासु अनिल आदि नाम दूषणे बाधित पुनः, यानी सर्व दोष का प्रकोप होता है। जल का पाक कैसा हो जाता है? पाकाद अम्ल जलस्य च, यानी अम्ल पाक जल का हो जाता है। पीछे का लिखा, पवनाद्य वात, आपने वो पढ़ा होगा संचय प्रकोप, तो उसके अंदर वर्षा के अंदर वात का प्रकोप होता है। तस्मात् साधारण सर्वो विधि वर्षासु शिष्य, इसमें
वात के साथ साथ बाकी दोष भी प्रकोपित होते हैं, इसलिए इसमें साधारण कर्म करना चाहिए ताकि कोई भी दोष कम या ज्यादा नहीं हो पाए। दोबारा अच्छे से देख लेना इसको, आदान के बाद ये ऋतु आ रही है ना, इसलिए आदाने दुर्बले देहे पक्का भवति दुर्बल। कौन सी ऋतु है? वर्षा में कौन सा दोष प्रकोप है? सर्व दोष। कौन सा पाक हो जाता है जल का? अम्ल पाक। और जो है साधारण कर्म कौन सी ऋतु में करना चाहिए? अब आप थोड़ा सा इनके नाम याद करिएगा। धर्म मतलब गर्म होता है आयुर्वेद में, धर्म ऋतु यानी कि ग्रीष्म ऋतु। या फिर अब आप देखिए, धर्म अत्य का मतलब होता है नाश हो जाना, तो आप इस शब्द को पकड़ लीजिएगा। धर्म आत्य यानी कि ग्रीष्म का नाश होने के बाद जो ऋतु आती है उसको बोलते हैं। जहां भी ये आत्य शब्द आएगा ना, यानी कि उससे नेक्स्ट ऋतु ये हो जाएगी। तो धर्म आत्य मतलब ग्रीष्म का नाश होने पे वर्षा ऋतु आ गई है। नेक्स्ट देखते हैं अपने वर्षा ऋतु के अंदर वर्जित आहार विहार। उद्मंथम दिवा स्वप्नम अवसायम नदी जलम व्यायाम आत्मम च व्यवायम च वर्जित। उद्मंथम दिवा स्वप्नम, उद्मंथ का निषिद्ध है यहाँ पर। दिवा स्वपन, अवसाय होता है ओस। और देखिए बारिश में नदी का जल तो बेकार ही रहेगा, इसलिए नदी जल भी निषिद्ध है। व्यायाम, आतप, आतप यानी सूर्य का ताप, च एव व्यवायम च वर्जित। इस श्लोक को अच्छे से याद कर लीजिएगा, इससे अपन बाकी सब ऋतुओं के जो है वर्ज्य भी याद कर लेंगे। तो अच्छे से याद करिएगा। उद्मंतम दिवा स्वप्नम अवसायम नदी जलम व्यायाम आत्मम च व्यवायम च वर्जित। ये मैंडेटरी आपको याद ही करना है। देखिए अपन इसको देखते हैं। उद्मंत इसमें भी निषिद्ध है और हेमंत ऋतु में भी निषिद्ध है। दिवा स्वपन इसमें भी निषिद्ध है और वसंत में भी निषिद्ध है। व्यायाम ग्रीष्म और वर्षा इन दोनों में निषिद्ध हो गया। तो कुल मिला के अपन को ध्यान रखना है, व्यायाम और व्यवाय दोनों हो गए ना ये। तो मेरी बात ध्यान से समझिएगा, आप इस श्लोक को अच्छे से याद करिएगा। इससे आपको ये पक्का हो जाएगा कि ये किस किस में और था, तो आपका क्वेश्चन गलत होने की जगह नहीं बचेगी। नेक्स्ट देखते हैं। वर्षा ऋतु में एक और चीज याद रखिएगा आप कि क्लेदता उत्पन्न होती है। जब क्लेदता उत्पन्न होती है तो उसके नाश के लिए शहद यानी कि मधु का प्रयोग किया जाता है। तो आप ध्यान से दिमाग में पिक्चर बनाइएगा। क्लेदता आप ऐसे देखिए, बारिश में चिपचिपापन आ जाता है बॉडी पे, ऐसा आप याद कर लीजिए। तो क्लेदता नाश करने के लिए कौन से द्रव्य का प्रयोग करते हैं? मधु का। कौन सी ऋतु में करेंगे? वर्षा ऋतु में। तो अपन देखते हैं 36 नंबर पे। पान भोजन संस्कारान प्रायः शूद्रान विताहन भजेत। पान भोजन संस्कार में प्राय शूद्र मिलाकर देना होता है। तो आप इससे पकड़ लीजिएगा शूद्र क्यों मिला रहे हैं, क्योंकि ये क्लेदनाशक होता है। व्यक्तम लवण स्नेह वात वर्षे अकुले अहनी। और जो है अम्ल लवण स्नेह रस प्रधान वाला भोजन लेना चाहिए। नीचे क्या लिखा? अग्नि की रक्षा के लिए यव गोधूम शाली का प्रयोग करना चाहिए। और नीचे देखिए शोधरान्वितम च अल्पम माधवी करिष्ठ अम्बु। अब आप ध्यान से देख लीजिएगा, ये तीनों नीचे लिखा हुआ है। सिधु मधु कहाँ था? सिधु मधु था हेमंत में। सिधु माधवी कहाँ था? वसंत में। और माधवी करिष्ठ कहाँ आ रहा है? वर्षा। और ये तीनों आगे बढ़ती हुई ऋतुएं हैं। पहले हेमंत में, ऐसे याद कर लीजिए, सिधु मधु, सिधु माधवी और माधवी करिष्ठ। तो सिधु मधु का प्रयोग हेमंत में, सिधु माधवी, सॉरी दोबारा बोलता हूँ, सिधु मधु का प्रयोग किस में? हेमंत में। सिधु माधवी वसंत में और माधवी करिष्ठ वर्षा में। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्लेद किस ऋतु में हो रहा है, गर्मी से जो है जलीय अंश किस में सूख रहा है, ये सब बातें मेरी आप याद रखिएगा ताकि आपके ब्रेन में बढ़िया पिक्चर बन जाए। फिर ये दोबारा मैंने ऊपर टॉप पे लिखा हुआ, ये पढ़ लीजिएगा। अवसाय कहाँ कहाँ निषिद्ध आएगी, उद्मंत कहाँ कहाँ है, दिवस अपन अवसाय इसलिए नहीं बताया क्योंकि शरद अभी अपन पढ़ेंगे। एक आप देखिएगा, क्लेदता ज्यादा है शरीर में इसलिए हल्के वस्त्र पहनने चाहिए। तो लघु शुद्ध अंबर का प्रयोग कौन सी ऋतु में करते हैं? अपन को वर्षा ऋतु में करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए आप शरद ऋतु। शरद ऋतु के अंदर अपन को क्या याद रखना है? शरद किसके बाद आ रही है? देखिए आप ध्यान से, शिशिर वसंत ग्रीष्म वर्षा। वर्षा के बाद आ रही है, वर्षा के बाद शरद है। तो वर्षा होता है घन ऋतु, है ना, बादल है ना उसमें, इसलिए ऊपर टॉप पे देखिए घनात्य किसको बोलते हैं? घनात्य, घनात्य बोलते हैं शरद ऋतु।
एक पर्यायवाची याद कर लीजिएगा। और उसके बाद देखिए किसने लिखा है, पीछे देखिए, पित्तम प्राहे शर्दी प्रकोपेति। होता क्या है, सूर्य की किरणें बारिश के बाद आसमान साफ हो जाता है और ज्यादा तेज हो जाती हैं और पित्त का प्रकोप करती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पित्त का प्रकोप कौन से ऋतु में है, शरद ऋतु में है। और क्या लिखा आपको, शुरू शुरू में फर्स्ट चैप्टर में ऐसा सूत्र स्थान में दिया हुआ है, वहां से आपको देखना पड़ेगा कि कौन से रस कौन से दोष पे काम करते हैं। तो वहां एक ट्रिक याद कर लीजिएगा, तमक, तिक्त, मधुर और कषाय, ये तीन रस जो हैं वो पित्त दोष पे काम करते हैं। अब इसमें भी तिक्त सबसे बढ़िया है, जो पहले बताया गया सबसे, वो सबसे अच्छा है। इसीलिए तिक्त द्रव्यों का सेवन कौन से ऋतु में करेंगे, शरद ऋतु में, क्योंकि आपके दिमाग में होना चाहिए पित्त का प्रकोप हो रहा है, इसलिए तिक्त सतिक्तम। लाइन पढ़िए, तत्रनपानम मधुरम लघु शीतम सतिक्तम। सतिक्त वाला भोजन किसमें करना है, इसमें। पित्त प्रशमन वाले द्रव्य किसमें लेने हैं, इसी में लेने हैं। और पीछे देखिए एक शब्द घनाते, घनाते मतलब आप समझ गए हो गए, बता दिया। एक और याद कर लीजिए, धारा धराते। देखो धारा भी बारिश ही है, तो उसका भी अत्य यानी कि नाश हो जाएगा, तो कौन सी ऋतु बन जाएगी, शरद ऋतु बन जाएगी। लेकिन ये लाइन बहुत पूछी जाती है, तिक्तस्य सर्पिशः पानम विरेको रक्त मोक्षणम। देखिए तिक्त सर्पी पान, तो तिक्त रस जो है पित्त का शमन करेगा। विरेचन, विरेचन पित्त हराणाम, पित्त की श्रेष्ठ चिकित्सा है। और रक्त मोक्षण भी पित्त पे काम करता है। तो तिक्तस्य सर्पिशः पानम विरेको रक्त मोक्षणम, ये द्रव्य किसमें काम आएगा, ये पूरा का पूरा शरद ऋतु के अंदर काम आएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, तिक्तस्य सर्पिष्पानम विरेको रक्त मोक्षणम। अब इसमें वर्जित क्या क्या चीजें हैं, तो आतपस्य च वर्जनम, आतप का वर्जित किया गया है। आतप आप देख लीजिएगा कहाँ कहाँ वर्जित है, वर्षा में भी वर्जित है, शरद में भी वर्जित है। वसा तेलम अवशायम, वसा और तेल का निषिद्ध वर्षा शरद ऋतु में किया गया है। अवशाय आप वापस देख लीजिएगा, इसमें भी है और वर्षा में भी है। पीछे क्या लिखा, क्षारम दधि दिवा स्वप्नम प्रागवातम छत्र वर्जित। एक तो याद रखिएगा क्षार और दधि, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इसी में ही आया है ये। और दिवा स्वपन तो वसंत और इसमें दोनों में है। प्रागवात, प्रागवात जो है ये आपको देखना पड़ेगा, पूर्व की वायु होती है। तो अपन को कुल मिला के ये बातें याद रखनी जो टिपिकल है इसकी। आतपस्य च वर्जनम कौन सी ऋतु है, शरद है। वसा तेल अवशाय इंपॉर्टेंट है, ये सब कहाँ है, शरद ऋतु में निषिद्ध है। क्षार दधि का प्रयोग निषिद्ध होकर कहीं नहीं आया है, सिर्फ इसी ऋतु में आया है। लेकिन होता क्या है, वर्षा के बाद जब आसमान खुल जाता है तो सूर्य तेज हो जाता है, सूर्य तेज होता है तो पानी बहुत शुद्ध हो जाता है, उदक बहुत शुद्ध हो जाता है। तो होता क्या प्रोसीजर, उसको बोलते हैं हंसोदक। और इसमें क्या है, दिवा सूर्यांशु स तप्तम, दिन में तो तेज तपता है। निशी चंद्रांशु शीतलम, और रात के अंदर जो है चंद्रमा की शीतल किरणें उसके ऊपर पड़ती हैं। कालीन पक्वम निर्दोषम अगस्तेन अविशीकृतम, और एक तारा होता है आसमान में अगस्त्य नाम से, और ये जो है काल स्वभाव से पके हुए निर्दोष पानी बन जाता है, यानी कि इसमें कोई भी दोष नहीं रहता। जब अगस्त्य तारे इसके ऊपर अपनी किरणें गिराता है तो ये विष रहित हो जाता है। हंसोदकम इति ख्यातम, इसे हंसोदक जल कहते हैं। शारदम विमलम शुचि, ये जो है विमल है, बिल्कुल इसमें कोई भी मल नहीं है, शुचि है, पवित्र है। स्नान पान अवगाहेशु शश्यते तथा अमृतम, स्नान में, पान में, अवगाहन में, ऑल सभी चीजों में ये काम आता है। ये लाइनें आपको चार याद करनी चाहिए, बहुत काम आएंगी, क्योंकि इसमें कुछ भी पूछ लेता है। ये पूछ लेता है कालीन पक्वम निर्दोषम अगस्तेन अविशीकृतम, वैसे तो आप अगस्त्य तारे से पकड़ लोगे कि शरद ऋतु है, फिर भी याद करना चाहिए। दिवी दिवा सूर्यांशु स तप्तम निशि चंद्रांशु शीतले, ग्रीष्म ऋतु में देखिए ग्रह में जाने को बोला था, दिन में शीत ग्रह में, रात्रि में चंद्रमा की, दोनों अलग अलग बातें, इनको मिला नहीं देना आपस में। और हंसोदक जल किस चीज में काम आता है, स्नान पान अवगाह ऑल सभी में काम आता है। और क्या बताया गया है, शरद ऋतु में माला का प्रयोग करना चाहिए। पीछे देखिए, शरद काले प्रशस्यन्ते प्रदोषे च इंदु रश्मि, प्रदोष काल क्या होता है इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। सुबह है, प्रातः काल है, मध्याह है और अपराह है। फिर रात्रि के जो तीन है उसमें जो पहला पहला है जिसमें रात्रि शुरू होती है उसको बोलते हैं प्रदोष काल। तो प्रदोषे रजनी मुखम, रात्रि के मुख को प्रदोष काल कहते हैं, ये याद रखना है आपको।
तो प्रदोष काल में इंदु की किरणों का सेवन करना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रदोषे च इंदुर अश्मय, कौन से ऋतु में ये प्रशस्त बताया गया है? शरद ऋतु। देखिए चंद्रमा की विशेषता सिर्फ और सिर्फ शरद ऋतु में ही बताई गई है। इस पीडीएफ के अंदर आपको बहुत जगह मार्क्स मिल जाएंगे मार्क किए हुए, लेकिन आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना मैं पढ़ा रहा हूँ। आगे देखते हैं अपन। ये लाइन देख लीजिएगा आप, ये रेफरेंस पूछा जाता है, उपशेते यद औचित्यात् ओक सात्म्यम तदुच्यते। इसका एग्जांपल ऐसे समझिए, एक कोई ड्राइवर है, वो डेली रात को ड्राइविंग करता है, वो रात को ड्राइविंग करेगा और दिन में सो जाएगा। ऐसा करते करते उसको बहुत समय हो गया है, तो उसकी बॉडी उस चीज को अडॉप्ट कर लेती है। इस अडॉप्ट करने की कैपेबिलिटी को ओक सात्म्य कहते हैं। तो उपशेते यद औचित्या, उपशय यानी आपको और समझ आ जाएगा आगे, थोड़ा सा इसको पढ़िए आप। इस प्रकार चेष्टा और आहार के अनुसार ऋतु सात्म्य का उपदेश किया गया है। जो आहार और विहार उचित होने से उपशय यानी शरीर के लिए हितकारी होते हैं, उसे ओक सात्म्य कहते हैं। और ब्रैकेट में क्या लिखा है? एक्वायर्ड यानी कि गेन किया हुआ, होमोलोगेशन, इसको छोड़ दीजिएगा, अंग्रेजी नहीं पढ़िएगा। लेकिन सातवें शब्द याद रखना आप। सातवें का वर्णन कौन सी जो है प्रकरण के अंदर है? सातवें का वर्णन है चरक सूत्र 6 के अंदर। क्या लाइन है? उपशेते यदोचित्याद सातवें तद उच्च। नेक्स्ट देखते हैं अपन। एक और इसके लिए लाइन याद करिएगा, सातवें अर्थो ही उपशयार्थ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उपशय शब्द का मतलब समझ गए क्या आप? ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है, शरीर के लिए जो हितकारी होता है वो उपशय होता है। तो सातवें होना यानी कि अपने शरीर के लिए वो अब नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो अपने शरीर को, सातवें हो चुका है, अपने शरीर पे उपकार ही करेगा। इस तरह से सातवें कितने प्रकार के बताए गए हैं? तो नीचे देखिए आप, 4 प्रकार के हैं। ऋतु, ओक, देश और रोग। याद कर लीजिएगा, ऋतु, ओक, देश और रोग। और लास्ट लाइन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऋत्वा वृतो नर भी, नर को सेवन करना चाहिए ऋतु के अनुसार। सेव्यम असेव्यम यत किंचित यत न किंचित, यानी कि इस चीज का सेवन करना चाहिए, इस चीज का सेवन नहीं करना चाहिए, ऋतु के हिसाब से ही उसको तय करना चाहिए। लेकिन आपके दिमाग में आना चाहिए इसका संदर्भ कहाँ है, ये लाइन कहाँ बताई गई? ऋतुचर्या के चक्कर में ही बताई गई। तो फटाफट एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं अपना। देखिए अपन ने आज पढ़ा है शिशिर ऋतु बिल्कुल बिल्कुल सेम टू सेम होती है हेमंत ऋतु जैसे। हेमंत ऋतु लास्ट लेक्चर में पढ़ा दी थी, उसको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा पहले। तो हेमंत ऋतु के समान ही है, लेकिन इसमें क्या है, रुक्षता ज्यादा है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, इसके वर्ज्य की लाइन के अंदर मैंने बताया रस की लाइन आती है, कटुक कषाय जैसे कि एक रस है। तो ऐसी लाइन आपको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, और पीछे वाली लाइन भी आपको पढ़नी है। बसंत ऋतु में मैंने आपको बताया कफ दोष प्रकोपित रहता है। कफ दोष के प्रकोप होने के कारण जो सूर्य की किरणें हैं उनसे कफ दोष का प्रकोप होता है, कायाग्नि बाधित होती है, बहुत सारे रोग होते हैं और वमन आदि कार्य किए जाते हैं। सब के सब श्लोक की लाइनें आपको अच्छे से आनी चाहिए। और कौन कौन सी चीजें वर्जित हैं इसमें? गुरु अम्ल स्निग्ध मधुरम दिवा स्वप्न च वर्जित। आपने चरक की अगर ऋतुचर्या अच्छे से याद कर ली तो सुश्रुत ऑटोमेटिकली आपको हो जाएगी। कफ हर कर्म है सारे के सारे जो इसमें बताए गए हैं। कवल का ग्रह करना चाहिए, सुख अंबु का प्रयोग करना चाहिए, चंदन अगरू का प्रयोग करना चाहिए। और यव गोधूम जो बताए गए वो कैसे हैं? वो पुराने हैं। आप ये मध्य की बात आगे इकट्ठे एक साथ आ जाएगी, काना नाम से योगनम, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन ग्रीष्म ऋतुचर्या। ग्रीष्म ऋतुचर्या के अंदर अपन को याद रखना है कि लिक्विड डाइट लेनी है, इसलिए मधुर शीतो द्रव आहार लेना चाहिए, मंथ का प्रयोग करना चाहिए, शाली अन्न का प्रयोग दूध घी के साथ करना चाहिए। इसकी निषिद्ध की लाइन अपन को अच्छे से याद होना चाहिए। श्लोक मध्यम अल्पम न वापेयम अथवा सुबहुदकम लवणम, ये याद ही होना चाहिए। और ग्रीष्म ऋतु में क्या होगा? दिन में बहुत टेम्परेचर होता है जैसे अभी है, इसलिए शीत गृह में निद्रा लेनी चाहिए। और जो रात्रि है उसमें चंद्रांशु शीतले यानी कि खुले में सोना चाहिए। हमारे मस्तक शब्द देख लीजिएगा, मैथुनाद वृतो नरह शब्द देख लीजिएगा। फिर आगे देख लीजिएगा, आदाने दुर्बल देह पक्ता भक्ति दुर्बल, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो है आपको याद रखना है, आदान के बाद कौन सी ऋतु आती है? वर्षा ऋतु आती है, इसलिए आदान से दुर्बल है। और पक्ता भी दुर्बल है। यहाँ एक बार क्वेश्चन आया, आदाने दुर्बले देहे डैश भवती दुर्बल, तो याद होनी चाहिए लाइन, तभी कर पाओगे, पक्ता भवती दुर्बल।
और कौन से दोष प्रकोप, सरदोष प्रकोप इसलिए साधारण कर्म किसमें करते हैं, इसी में करते हैं। बाकी प्रय वगैरह आप देख लीजिएगा। ये श्लोक बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। उद्मंथम दिवासपनम अक्षयम नदी जलम व्यायाम आत्म च विवायम च अत्र वर्ज्य। ये श्लोक से आप बाकी सबके वर्ज्य भी याद कर लोगे। उद्मंथ कहाँ वर्जित और भी है, अवशय और कहाँ वर्जित है, विवाय और व्यायाम दोनों कहाँ और वर्जित हैं, आतप कहाँ वर्जित है, ये सब आप देख लीजिएगा। और वर्षा मैंने आपको बताया क्लेद बहुत ज्यादा होता है, इसलिए शोद्र का प्रयोग पान में, भोजन में संस्कारित करके करना चाहिए। इसलिए आगे ये मध्य एक साथ मैंने लिख दिए यहाँ पर। सिद्धू मधु आप याद रखना हेमंत में, सिद्धू माधविक वसंत में, माधविक वर्षा में क्वेश्चन आ जाता है इसमें से। लघु अंबर से आप समझना, क्योंकि क्लेदता ज्यादा है इसलिए ग्रीष्म ऋतु में, सॉरी वर्षा ऋतु में पहनेंगे। नेक्स्ट ऋतु शरद ऋतु में आपको ध्यान रखना है पित्त का प्रकोप बहुत ज्यादा रहता है, तो पित्तम प्राय सर्दी प्रकोपिति, इसलिए इसके क्रम भी जो अपन को करने हैं वो भी ऐसे ही करने हैं। कर्म की भी तिक्त द्रव्यों का सेवन करना है, तिक्त सर्पी का सेवन करना है, विरेचन, रक्त मोक्षण और धारा धराते घनाते, ये शब्द आपको याद रखना है। नेक्स्ट शरद ऋतु के अंदर त्याज्य आहार विहार, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अवश्याय शब्द को, तेल वसा को और प्रागवात को, शारदधि को, इन सबको आपको ध्यान रखना है। और ये दो लाइनें याद रखनी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, हंसोदक वाली लाइनें। और हंसोदक जल ऐसे पूछ लेते कौन सी चीज में काम आते हैं, स्नान पान अवगाह, ऑल, तो ऑल सभी में काम आता है। शरद ऋतु के अंदर क्या बताया गया है, शरद ऋतु जो है उसमें प्रदोषे च इंदु रश्मि, ये शब्द आपको याद रखनी है। प्रदोष काल में इंदु रश्मि यानी इंदु की चंद्रमा की रश्मि लेनी चाहिए, किरणें लेनी चाहिए। तो उपशेते यद उचित्यादोक सात्म्यम उच्यते तद उच्यते, तो ये रेफरेंस कहाँ का है, चरक सूत्र 6 का है। और सातवें का वर्णन चरक सूत्र 6 में है, 4 प्रकार के साथ में याद कर लीजिएगा। और डैश सात में अर्थो ही डैश, तो सात में अर्थो ही उपस्यार्थ है। और ये लाइन देख लीजिएगा, ऋतु के अनुसार क्या नर को लेना है क्या नहीं लेना है, इससे भी असभ्य का अपन को ध्यान ऋतुचर्या के अकॉर्डिंग करना चाहिए। तो ये रेफरेंस कहाँ का बन गया, चरक सूत्र 6 का बन गया। अब इस आज वाली क्लास के लिए आपको पुरानी क्लास बहुत जरूरी है, पहले आप उसको पढ़ के फिर दोबारा से इसको पढ़िएगा। और इसमें से जो है आपको इन दो चीज़ों से, इन दो लेक्चर में आपको ये ऋतुचर्या मेरी ख्याल क्लियर होगी। इससे आसान तरीके से आपको बहुत मुश्किल है और पढ़ना, लेकिन आप श्लोक में कोताही नहीं बरतिएगा कि भी आपको श्लोक याद करे बिना आप ऐसा समझो कि आप इस पे पार पालोगे, ऐसा नहीं है। कुछ तो आपको याद करना पड़ेगा। बहुत सारी मैंने ट्रिक्स बताई हैं, उनको यूज करो। साथ में कोटेशन को नहीं भूलो, क्योंकि आयुर्वेद श्लोक में ही लिखा हुआ है, श्लोक में ही याद करना पड़ेगा। कुछ कुछ चीजें श्लोक में, कुछ कुछ ट्रिक में, कुछ कुछ हिंदी में, तो आपका काम बहुत अच्छा हो जाएगा, चाहे वो बीएमएस का हो, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएट को लेके हो। इसके अलावा जो है